हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा जिसे हम कहते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में आप कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, इस बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी होती क्या है। बॉन्ड एनर्जी एक एवरेज अमाउंट होता है एनर्जी का, जो कि किसी 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप, बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो दैट इज़ कि एनर्जी की वह एवरेज अमाउंट जो किसी 1 मोल सब्सटेंस के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इसके बाद ईच बॉन्ड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी एंड इज़ अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दैट बॉन्ड। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी बॉन्ड अगर होता है उसके लिए बॉन्ड एनर्जी या इस एनर्जी की एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, और ये वैल्यू ही किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मेज़र करती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जितनी भी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ रही है। तो एनर्जी ज़्यादा लगाने का मतलब क्या हुआ कि वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दैट इज़ हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ दैट बॉन्ड। ठीक है, तो यही मैंने बताया, द ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी द स्ट्रोंगर इज़ द बॉन्ड। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होगी उतना ही बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं। तो एग्जांपल्स में है, एक सिंगल बॉन्ड है जो कि कार्बन कार्बन के बीच में बनता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड है जो कि कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है। कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे हम किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, अगर मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करूँ तो इसके लिए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है 83, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए बढ़ के 146 हो जाती है, और उसी साइड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए और ज़्यादा बढ़ती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे बॉन्ड हमारा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जा रही है। यानी कि सीधी सी बात है, सिंगल बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होता है देन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड उस ट्रिपल बॉन्ड से कम स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि अगर हम इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या होगा, फर्स्ट आएगा हमारा सी सिंगल बॉन्ड सी लेस देन सी डबल बॉन्ड सी लेस देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो जितना हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही हमारी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होगी। ठीक है, अब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की हम बात करें तो 179 किलो कैलोरी पर मोल होती है। कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की होती है 73 किलो कैलोरी पर मोल, और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की होती है 99 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये बॉन्ड एनर्जी हमारी किसी भी बॉन्ड के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी, तो इसके बाद हम सीधा सीधा लिख देंगे कि बॉन्ड एनर्जी इज़ द स्केल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब कि बॉन्ड एनर्जी किसी भी बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए डायरेक्ट मेजरमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हमें 436 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इन हाइड्रोजन एटम्स द रिक्वायर्ड बॉन्ड एनर्जी इज़ 436 किलो जूल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम मीथेन की बात करें तो इसके लिए होती है 1653.5 किलो जूल। ठीक है, तो ये ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशंस थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सभी को पता है क्या होती है, मैंने इसके लिए पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे अफेक्ट करेगी, द ग्रेटर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 2 एटम्स इन अ कंपाउंड द ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। मीन्स कि जितनी भी किसी भी अगर हम कंपाउंड की बात करें और उस कंपाउंड में जब 2 एटम्स इस तरह से होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस होगा तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हमारी हाई होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे HF मॉलिक्यूल लिया है, तो आप सभी जानते हैं
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की कम। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 135 किलो कैलोरी पर मोल। इसी के साथ जैसे फ्लोरीन एक हेलोजन एटम है, हेलोजन से ही अगर हम आयोडीन ले लें, यानी कि HF की जगह अगर हम HI ले लें, तो यहाँ पर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि H और I के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें कम रिक्वायर्ड होती है। तो ये पॉइंट आपको समझ आया। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दैट मीन्स कि बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक साइज़ पे भी यही फैक्ट काम करेगा। स्मॉल एटम्स फॉर्म स्मॉलर बॉन्ड्स एंड सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सच एटम्स विल हैव मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ द एटॉम। तो मतलब क्या कह रहे हैं हम, जितने छोटे साइज़ होगा एटम्स का, वो उतना ही बॉन्ड छोटा बनाएगा। दैट मीन्स कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हम हेलोजन्स की बात करें तो फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा होता है, इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो HF की मैक्सिमम होगी, देन HCl, देन HBr एंड देन HI। तो इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की डिक्रीजिंग ऑर्डर भी इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी जो देनी होगी वो HF को देनी होगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, फिर HCl की बॉन्ड एनर्जी आएगी, फिर HBr की और फिर HI की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज़ के पीछे का फैक्ट सेम रहेगा और ऑर्डर भी सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड एनर्जी किस ऑर्डर में डिक्रीज होती है? द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज इन द ऑर्डर। sp के लिए हाईएस्ट होती है एट देन sp2 एंड देन sp3। मीन्स कि sp बॉन्ड, देखो सीधी सी बात है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन कब बनता है? जब दो कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। और अभी मैंने आपको ये क्लियर दिखाया था कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। तो sp के लिए हाईएस्ट होगी, देन sp2 एंड देन sp3। तो सबसे ज़्यादा आसानी से सिंगल बॉन्ड टूटता है और इसीलिए सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? द हायर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड्स ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। वही ये फैक्ट भी हमारा वहीं से आया है, सिंगल और डबल मल्टीपल बॉन्ड से। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही ज़्यादा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। ये मैंने भी बताया था, सिंगल बॉन्ड के लिए कम होती है और डबल बॉन्ड के लिए ज़्यादा होती है एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए और ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल फैक्टर्स थे जो कि बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। और लास्ट है इसमें रिपल्सन बिटवीन द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्डिंग पेयर्स। तो इफ़ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम इज लेस स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर कोई कंपाउंड इस तरह से बन रहा है जिनमें से किसी एक भी एटम पर क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब एक बॉन्डिंग कंपाउंड बना है और उनमें से एक एटम के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, लेस स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि अगर हम दो तरह के इस तरह के कंपाउंड लें, एक के पास प्योर बॉन्ड है लेकिन लोन पेयर नहीं है, लेकिन दूसरे में किसी एक के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाला जो बॉन्ड बनेगा वो लेस स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपैरिजन टू विदाउट लोन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं कि जिस के पास लोन पेयर होगा या लोन पेयर बॉन्डिंग वाले जो कंपाउंड्स होंगे उनके लिए बॉन्ड एनर्जी कम होती है, दूसरे में ज़्यादा होती है। ठीक है, ये फैक्ट इसके पीछे क्या है, जब लोन पेयर आ जाता है तो रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर आपका क्लियर होता है और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आपको क्या करना है, H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव और H2 मॉलिक्यूल को आपको अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और आप इसका आंसर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।